स्पेक्ट्रम में जहां तक हम लोगों ने देखा था कल, मतलब उग्र राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ। ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद का उदय हम लोगों ने देखा से बंगाल में किस प्रकार से हुआ, महाराष्ट्र में कैसे हुआ, पंजाब में कैसे हुआ। उग्र राष्ट्रवाद का सेंटर मुख्य रूप से जो था बंगाल, महाराष्ट्र और आपको पंजाब में था। लेकिन इन सारे चीजों का असर जो देखेगा, उग्र राष्ट्रवाद अपने चरम पे तब पहुंच जाएगा जब स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का जन्म कैसे होता है, तो स्वदेशी आंदोलन का जन्म विभाजन विरोधी आंदोलन से हुआ। ठीक है, किससे हुआ, विभाजन विरोधी आंदोलन से। क्या होता है स्वदेशी आंदोलन के, क्या होता है, जन्म होता है। क्योंकि आप लोगों को विभाजन में किसका विभाजन किया गया, तो बंगाल का विभाजन किया गया। किसका विभाजन किया गया, तो बंगाल का क्या होता है, विभाजन किया जाता है। और बंगाल का विभाजन होने से मतलब क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन मतलब क्या होता है, शुरुआत होता है। और इस ये समय काल जो था उग्र राष्ट्रवाद में आग डालने की काम करेगी। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार के, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के विरोध में मतलब स्वदेशी आंदोलन जो था प्रारंभ होता है। लोगों को विभाजित करने हैं तो बंगाल का विभाजन किया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या कारण बताया कि भाई साहब हमको प्रशासनिक दिक्कत हो रही है, प्रशासन को चलाने में दिक्कत हो रही है। कि बंगाल उस समय इतना बड़ा था, क्योंकि अभी का अगर बात करेंगे तो पूरा बंगाल, अब बंगाल में कौन, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, मतलब पूरा बांग्लादेश के अलावा पूरा आपका पश्चिम बंगाल, बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था, छत्तीसगढ़ भी शामिल था, झारखंड भी शामिल था। इतना बड़ा बंगाल था। तब ब्रिटिश सरकार ने बोला से भाई साहब हम इसको क्या करेंगे, बांटेंगे। लेकिन बांटा किस आधार पे, तो उसने मुख्यतः आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को बांट दिया। ठीक है, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को मतलब क्या किया, बांट दिया। ठीक है, ईस्ट बंगाल को मुख्यतः बांटने का काम किया। तो बांग्लादेश वाला जो इलाका जो था अभी आप देख रहे हो, और पश्चिम बंगाल का इलाका था, दोनों इलाका को मतलब उसने बांटा। ईस्ट बंगाल को इसलिए बांटा क्योंकि ईस्ट बंगाल जो था उसमें मुसलमानों की आबादी वहां पे ज्यादा थी। अब बंगाल में जो राष्ट्रवाद का जो सेंटर जो बन का जो उभर रहा था, तो कहीं ना कहीं से ईस्ट बंगाल में भी फैल रहा था। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको मतलब समेटना काफी मुश्किल हो जाता, तो उन्होंने प्रशासनिक चीजों का हवाला देते हुए बंगाल का विभाजन कर लिया। लेकिन इसके पीछे मूल कारण जो था हिंदू मुस्लिम एकता को मतलब क्या करना था, तोड़ना था। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध स्वरूप चलाया गया, तथा यह बंग भंग का ही मतलब क्या था, प्रतिफल था। दिसंबर 1903 में अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। कब की, 1903 में ही सार्वजनिक घोषणा कर दी। हालांकि लागू 5 में होता, लेकिन 3 में ही घोषणा की गई थी। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी, तो इसके पीछे सरकार की मंशा की बात करेंगे तो सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी, दैट टाइम 78 मिलियन के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है। उस समय बंगाल की आबादी जो थी 78 मिलियन थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इतने अधिक आबादी के कारण मतलब प्रशासन सुचारू रूप से चलाना मतलब क्या हो गया, कठिन हो गया है। यद्यपि कुछ सीमा तक सरकार का यह तर्क सही था, किंतु अंग्रेजों की वास्तविक थी मंशा और कुछ थी। मतलब अगर देखा जाएगा पूरी तरीके से नहीं कर सकते, तो अंग्रेज का ये तर्क जो था, ब्रिटिश सरकार की जो तर्क जो थी, तो भाई साहब प्रशासनिक दिक्कत महसूस हो रही है, ये तर्क पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं। ये तर्क कुछ मायनों में क्या थी, सही थी। लेकिन उनका जो मुख्य उद्देश्य जो था, उनका मुख्य उद्देश्य जो था बंगाल को दुर्बल करना था। क्योंकि उस समय बंगाल का भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था। बंगाल डेट टाइम की बात करेंगे, डेट टाइम बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र जो था बंगाल ही था। बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरह से विभाजित किया गया। एक भाषा के आधार पर किया गया। इसमें बंगाली भाषा भाषी बंगाल में ही क्या थे, अल्पसंख्यक बन गए। क्योंकि 1,70,00,000 लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी एवं उड़िया बोलने वालों की संख्या 3,70,00,000 थी। ठीक है, तो भाषा के आधार पर जब विभाजन जब करेंगे, तो बंगाली भाषी लोग जो थे, ठीक है, बंगाल में ही मतलब क्या बन गए, अल्पसंख्यक बन गए। क्योंकि रीजन क्या थे कि उस समय के बंगाल में तो ओडिशा भी शामिल था, उस समय के बंगाल में तो झारखंड भी शामिल था, उस समय के बंगाल में तो बिहार भी शामिल था, उस समय के बंगाल में तो छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो उस समय ओडिया और हिंदी बोलने वाले की संख्या 3,70,00,000 थी। और केवल बंगाली बोलने वालों की संख्या 1,70,00,000 थी। ऐसे कंडीशन में जो बंगाली भाषा बोलने वाले लोग जो थे, वो मतलब बंगाल में ही मतलब क्या बन गए, तो बंगाल में ही मतलब क्या बने, अल्पसंख्यक बन गया। दूसरा रीजन जो था धर्म के आधार पर, दूसरा रीजन जो इन्होंने जो आधार बनाया, बांटने का जो आधार बनाया, धर्म के आधार पर। क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहाँ पे हिंदुओं की संख्या लगभग 5,40,00,000 के आसपास थी। ठीक है, कितनी थी, 5,40,00,000 के आसपास की हिंदुओं की संख्या जिसकी पश्चिम बंगाल में, जिसकी वर्तमान स्वरूप में अभी आप बंगाल को देख रहे हो। और दूसरा जनसंख्या की बात करेंगे
5 करोड़ 40 लाख में से, ठीक है, 4 करोड़ 20 लाख जो थे हिंदुओं की, मतलब टोटल जो पश्चिम बंगाल की जनसंख्या कितना था, 5 करोड़ 40 लाख, उसमें से 4 करोड़ 20 लाख जनसंख्या जो थी केवल हिंदू की थी। अब तथा दूसरा जो क्षेत्र जो था पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल अभी का बांग्लादेश जो कि 1971 में नया देश बना, आजादी के पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, वो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहां कुल आबादी 3 करोड़ 10 लाख में से मुसलमानों की आबादी 1 करोड़ 80 लाख थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो था पूर्वी बंगाल में बात करेंगे तो मुस्लिम जो थे बहुसंख्यक थे, अब पश्चिमी बंगाल में अगर बात करेंगे तो हिंदू बहुसंख्यक थे। मतलब एक जगह पे हिंदू अल्पसंख्यक है, दूसरी जगह पर मुस्लिम अल्पसंख्यक है, ऐसे कंडीशन में दोनों को बांटना, ये बहुत बड़ी मतलब फूट डालो राज करो की मतलब नीति का मतलब एक रूप था। ठीक है, मुसलमानों के प्रति प्यार दिखाते हुए करजन ने कहा कि ढाका नए मुस्लिम बहुल प्रांत की राजधानी बन सकता है। ठीक है, उन्होंने बोला से नया मुस्लिम बहुल प्रांत जो है उसकी राजधानी कहाँ बनेगी, ढाका बनेगी। और ये वाला पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ पे रहेगा, तो कलकत्ता ही रहेगा, क्योंकि इससे मुसलमानों में क्या होगी, एकता बढ़ेगी, जो कि मुगल शासकों के समय उनमें पाई जाती थी। इस प्रकार बंगाल विभाजन के निर्णय ने स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज कांग्रेस के एक स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए मुस्लिम संप्रदायवाद को मतलब क्या करनी थी, उभारना चाहती थी। इसमें कांग्रेस को, इसमें ब्रिटिशों को सफलता मिली, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन भले ही मतलब आगे चल के असफल मतलब नहीं हो पाया, बंगाल नहीं विभाजन हुआ 1911-12 में आप देखोगे, लेकिन 1906 में तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की स्थापना तो हो ही जाती है ना। आप देखेंगे स्वदेशी में बहिष्कार आंदोलन में आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, अंग्रेजी सरकार के समक्ष मतलब क्या क्या अपना विरोध प्रकट किया। चूंकि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया, फलतः सरकारी दमन के विरोध में उग्रवादी गतिविधियां प्रारंभ हो गई। अब यहाँ पे जो लोग जो थे, जो कि यहाँ पे भारतीय लोग जो थे, जो कि नहीं चाहते थे बंगाल का विभाजन किसी भी रूप में हो, उन्होंने मतलब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया, धरना प्रकट किया। और इन विरोध प्रकट धारणा को धारणा विरोध प्रकट, ये जो मतलब आंदोलन को दबाने के लिए, ठीक है, आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मतलब क्या किया, इनके लिए उन्होंने मतलब क्या किया, तो इन्होंने दमनकारी नीति अपनाई। और इसी दमनकारी नीति के परिणाम स्वरूप क्या होता है, बंगाल में मतलब क्या होता है, उग्रवाद गतिविधि का मतलब क्या होता है, चलन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और उधरवादियों ने बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। 1903 से लेकर 1905 की दशक की कुछ मतलब घटना है, उसको हम लोग देखेंगे। 1903 से 1905 के दौरान उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, ठीक है, पृथ्वी चंद्र राय प्रमुख थे। ठीक है, ये लोग उदारवादी थे। उदारवादियों ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किया, हितवादी, संजीवनी एवं बंगाली जैसे पत्रों, ठीक है, तीनों पत्रिका के नाम याद में रखिए, क्या नाम है इसका, हितवादी। ठीक है, दूसरा का नाम क्या है, कृष्ण कुमार मित्र का संजीवनी। ठीक है, संजीवनी। एक का नाम क्या है, बंगाली। बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध भी किया। ठीक है, उदारवादियों का उद्देश्य था कि भारत एवं इंग्लैंड के में शिक्षित भारतीयों के माध्यम से एक ऐसा जनमत तैयार किया जाए तो बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने हेतु अंग्रेज सरकार पर मतलब क्या दबाव डाल सके। ठीक है, ये लोग चाहते थे किसी भी तरह अंग्रेज सरकार पर मतलब क्या हो, दबाव पड़े, और दबाव पड़ने के बाद वो क्या ले ले, तो मतलब ये जो बंगाल विभाजन का जो उनका निर्णय, जो इस निर्णय को मतलब वापस ले ले। ठीक है, किंतु भारतीयों के विरोध की स्वर की उपेक्षा करते हुए, मतलब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के विरोध के कोई भी ध्यान नहीं दिया, उनका जो मतलब रीजन जो था उनका उपेक्षा करते हुए सरकार ने जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इस घोषणा के कुछ दिनों के भीतर ही लगभग पूरे बंगाल में विरोध सभाएं मतलब क्या होने लगी, आयोजित की जाने लगी। इन सभाओं को सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ठीक है, इन सभाओं में सबसे पहले क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, तारीख इंपोर्टेंट है, याद रखिए, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया। ठीक है, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो कहां पे स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कहां पे की गई, ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, कितने तारीख को मतलब एक मतलब क्या किया गया, यहाँ पे विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, और जहां पे क्या निर्णय लिया गया, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का मतलब क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। ठीक है, इसके पश्चात राष्ट्रवादी नेताओं ने बंगाल के विभिन्न भागों का दौरा किया,
तथा लोगों से मैनचेस्टर के कपड़ों एवं लिवरपूल से बने नमक का बहिष्कार करने का आग्रह किया। तो मैनचेस्टर की बात करेंगे, मैनचेस्टर सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र है जो कि इंग्लैंड में है। वहां से बने जो कपड़े आते थे उसका, लिवरपूल से बने जो नमक जो आते थे उनका बहिष्कार करने का निर्णय लिया। ठीक है, लेकिन ये 7 अगस्त का तो हमने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बंगाल विभाजन पूरी तरीके से विधिवत कब लागू हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। और जो आंदोलनकारी जो थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, वे पूरे संपूर्ण भारत में इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, लोगों ने व्रत रखे, गंगा में स्नान किया तथा नंगे पांव मतलब क्या किया, पद यात्रा किया। ठीक है, वंदे मातरम गीत गाया। ठीक है, ध्यान रखिए, कालांतर में मतलब आगे चल के वंदे मातरम गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख मतलब गीत बन गया। ठीक है, विभाजित बंगाल। ठीक है, विभाजित बंगाल के दोनों भागों में लोग ने आपसी एकता प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे के हाथों पे मतलब क्या बानी, राखी का त्योहार बना, और राखी का त्योहार बांधते हुए ये चीज को दिखाने का प्रयत्न किया। तो भला ही हम लोग का विभाजन कर दिया गया है। ठीक है, विभाजन बाय बॉर्डर बट यूनाइटेड बाय इमोशंस। ठीक है, लेकिन बाय इमोशंस की बात करें तो अभी भी मतलब क्या है, हम लोग यूनाइटेड है और एक दूसरे से राखी बंधन का मतलब क्या, त्योहार मनाया। ठीक है, ये प्रस्ताव जो था रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो वैसे बंगाल विभाजन में एकता को दिखाने के लिए पश्चिम बंगाल के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग और ईस्ट बंगाल के लोग एक दूसरे के हाथों पे, कलाई पे मतलब क्या बने, राखी बांधे। ठीक है, इसी दिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित संभवतः अब तक की सबसे विशाल जनसभा थी। ठीक है, अभी 1905 में जो जनसभा का जो आयोजन किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस आयोजन में मतलब किसने नेतृत्व किया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। जनसभा में शामिल प्रदर्शनकारियों ने विरोध अभियान चलाने के लिए 50,000 रुपए एकत्रित किए। कितने विरोध अभियान उस समय कितने पैसे एकत्रित किए गए, 50,000 रुपए उस समय क्या किए, एकत्र किए गए थे। ठीक है, ताकि क्या किया जाए, तो विरोध आंदोलन मतलब चलाया जाए। ठीक है, शीघ्र ही ये विरोध की बात करेंगे तो बंगाल से निकलकर भारत के अन्य भागों में भी मतलब फैल गया। पूना एवं बंबई में इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया। ठीक है, अब प्रमुख नेता जहां से थे वहां पे इस विरोध का नेतृत्व किया। तिलक साहब कहां से आते थे, तो तिलक साहब महाराष्ट्र से आते थे, तो बंबई और पूना में इन्होंने इस विरोध का नेतृत्व किया। जबकि पंजाब में कौन थे, तो पंजाब में लाला लाजपत राय थे, क्योंकि ठीक है ध्यान में, उसके बाद अजीत सिंह थे। अजीत सिंह की बात करेंगे, भगत सिंह के चाचा जी थे। ठीक है, ध्यान में, उन्होंने मतलब पंजाब से मतलब नेतृत्व किया। दिल्ली में सैयद हैदर राजा। ठीक है, ध्यान, नाम इंपॉर्टेंट है, सैयद हैदर राजा का नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है इनका नाम से। दिल्ली में ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सैयद हैदर राजा। ठीक है, आगे चल के भी इनका नाम आएगा। मद्रास में किसने किया था, मद्रास में चिदरम पिल्लई। मद्रास में इस आंदोलन को वंदे मातरम के नाम से जाना गया था। क्या नाम से जाना गया था मद्रास में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से, वंदे भारत के नाम से। किस नाम से जाना गया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वंदे भारत से। ठीक है, प्रमुख नेता की नाम बता रहा हूँ, ठीक है, बताना है। पंजाब से कौन नेतृत्व कर रहे थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। ठीक है, दिल्ली से हैदर राजा, हैदर राजा, सैयद हैदर राजा। मद्रास से पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, पुणे से ठीक है, तिलक। पुणे से भी तिलक थे और बॉम्बे से भी तिलक थे। दोनों जगह से कौन थे, तिलक ही थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या थी। और बंगाल विभाजन का मतलब विधिवत रूप से घोषणा कब किया गया, 16 अक्टूबर 1905। और टाउन हॉल में एक मतलब विरोध प्रदर्शन कब किया गया, टाउन हॉल में 1905 तो 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक विशाल जनसभा का आयोजन किसने किया था, दो भारतीय नेताओं का नाम बताइए, जहां से 50,000 रुपए वो एकत्र किए गए थे। बिल्कुल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। और मैंने क्या, दक्षिण भारत में किस रूप में मनाया गया स्वदेशी आंदोलन को, वंदे भारत। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वंदे मातरम, वंदे भारत नहीं, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन का नाम है। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक है, आप देखें कांग्रेस की स्थिति क्या थी। आप देखें 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन पर निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए। 1905 वाला अधिवेशन कहां पर, बनारस में था। 1905 वाला 1905 वाला कहां पे था, बनारस। ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, 1905 वाला का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कांग्रेस के गोखले।
गोखले जी। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखें कौन कर रहे थे, गोखले जी कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक है, पहला प्रस्ताव कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना तथा बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान को समर्थन देना। ठीक है, इस संबंध में उग्रवादी उग्रवादी राष्ट्रवादी यथा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष का मत था कि विरोध अभियान का प्रसार बंगाल से बाहर पूरे देश में होता था, इसे विदेशी वस्तु के बहिष्कार तक सीमित न रहकर पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाया जाए। ये उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता जो थे, ठीक है, या फिर नव राष्ट्रवादी कह लीजिए, इनका डिमांड क्या था? इनका डिमांड था कि भाई साहब ठीक है, चलो तुम स्वदेशी आंदोलन चला रहे हो, बंगाल में क्यों चले, कुछ क्षेत्रीय आंदोलन न बनाकर इसको क्या बना दे, इसको राष्ट्रीय आंदोलन बना दे। दूसरी बात, बंगाल विभाजन, सॉरी, यहाँ पे आप तो बंगाल में जो चल रहा है ये, उसमें आप क्या कर रहे हो? तो उसमें आप क्या कर रहे हो कि बस स्वदेशी मूवमेंट को जो बंगाल में चला रहे हो, उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हो। जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को सीमित न रखकर इसको पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाया जाए, और जिसे पूर्ण स्वराज का मतलब लक्ष्य मतलब क्या हो जाए, प्राप्त किया जा सके। ठीक है, किंतु इस समय कांग्रेस नरमपंथियों का प्रभुत्व था कि था कि वे इसे बंगाल के बाहर चलाए जाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस जो था इन बातों से क्या थे, समर्थन नहीं रखते थे। मतलब जो उग्र राष्ट्रवादी नेता जो थे, ठीक है, उग्र राष्ट्रवादी नेता था, उनका कहना था स्वदेशी आंदोलन को केवल बंगाल में नहीं चलाया जाना चाहिए, इसको राष्ट्रीय स्तर पर चलाओ। और दूसरा, स्वदेशी आंदोलन केवल तुम आप क्या कर रहे हो, जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहे हो उसमें केवल नहीं, उसी के साथ मतलब क्या करो, जो स्वराज की मांग को भी मतलब क्या कर दो, उसमें ऐड कर दो। क्योंकि कांग्रेस के जो प्रमुख जो नरमपंथी नेता जो थे, जो इनके पक्ष में नहीं थे, तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस समय दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे। कि 1906 वाला में कौन थे? दादा भाई नौरोजी के तीसरा अधिवेशन था। ठीक है, इससे पहले 2 बार ऑलरेडी वो कर चुके थे। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस का लक्ष्य इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज है। ठीक है, धीरे धीरे उदारवादियों एवं उग्रवादियों के विभिन्न विषयों पर मतलब क्या मतभेद नियंत्रण बढ़ते चले गए। मतलब यही पे 1906 वाला में ही मतलब मतभेद बढ़ गया था अध्यक्ष बनने के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी को जब अध्यक्ष बनाया जाता है तो उनके बाद उनका विरोध तो कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि सबसे वरिष्ठ नेता थे। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध जो होता है 1 साल के बाद जब चलता है सूरत अधिवेशन में। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी अध्यक्ष बनाने को लेकर ही मतलब क्या होता है, सब में मतभेद हो जाता है। जिनकी चरण परिणति 1907 में सूरत अधिवेशन में हुई, जब कांग्रेस के 2 धड़ों में विभक्त हो गई। इस विभाजन का स्वदेशी अभियान व अन्य तत्कालीन आंदोलनों का गंभीर प्रभाव पड़ा। मैटर वही था जो कि 1905 वाला में बनारस में था। यहाँ पर सूरत में आंदोलन में सूरत की बात करेंगे, सूरत का जो ये अधिवेशन जो हुआ, इस आंदोलन जूता चप्पल तक चला था। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर लोग जूता खोल खोल के मार रहे थे, मतलब मारपीट सारा हो गया था। इसलिए सूरत अधिवेशन को कैंसिल करना पड़ गया था। इसलिए बहुत जगह आप देखोगे सूरत अधिवेशन के आसपास लिखा होगा स्थगित लिखा होगा। ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाता, किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो भी उग्र राष्ट्रवादी नेता जो थे वो चाहते थे बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय या फिर कोई भी मतलब नव राष्ट्रवादी कह लीजिए, उग्र राष्ट्रवादी दल से मतलब कोई अध्यक्ष होना चाहिए। जबकि उधर के कांग्रेस के लोग जो थे इसके लिए तैयार नहीं थे। उधर से किसको अध्यक्ष बनाया जाता है? सूरत के अध्यक्ष कौन होते हैं? रास बिहारी बोस। घोष। कितना बार बोल दो ऐसा, बोस नहीं होगा, घोष होगा। घोष होता है। हाँ, बोस नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, घोष है। ठीक है, लेकिन ये सूरत वाला अधिवेशन को क्या करना पड़ता है? स्थगित करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, बजाबते के साथ मारपीट हुआ था इसमें। ठीक है, इसमें जूता चप्पल भी खोल के एक दूसरे के ऊपर फेंका गया था। ठीक है, उग्र राष्ट्रवादी उधर फेंक रहे तो वो लोग इधर फेंक रहे थे। ठीक है, इसलिए आंदोलन को बीच में ही रोक के मतलब स्थगित कर दिया गया। ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत जगह किताब पे लिखा होगा स्थगित लिखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे उग्र नेतृत्व के अंतर्गत आंदोलन। अब यहाँ पे देखेंगे भाई साहब 2 खेमा में बट गया, सूरत में बिछड़े या लखनऊ में जाके मिले। ठीक है, सूरत में टूटे या लखनऊ में जाके मिले, साथ में टूटते या लखनऊ में जाके 1916 में जाके फिर मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्योंकि 1916 में मिलने का रीजन क्या था, थोड़ा सा देश में माहौल शांत हो गया था, गांधी जी का आगमन आ चुका था, राजनीतिकरण का दूसरा रूप धारण कर रहा था। गांधी जी की विचारधारा न तो उग्र राष्ट्रवादियों से मिलती थी और न तो भाई नरम पंथियों से मिलती थी। गांधी जी ने मतलब क्या किया, बुद्ध की तरह मतलब मध्यम मार्ग को मतलब प्रस्तुत किया। उन्होंने मतलब अहिंसा भी नहीं की और उन्होंने मतलब याचना भी नहीं किया। ठीक है, उन्होंने मतलब बीच का रास्ता निकाला। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग उसमें उग्र नेतृत्व के अंतर्गत आंदोलन की बात करेंगे तो 1905 में
1905 के पश्चात बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन में उग्र विचारधारा वाले नेताओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इनके 3 विचार थे। पहला विचार क्या था? उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। ठीक है, उदारवादियों ने संवैधानिक रूप में उग्रवादी असहमत थे तथा सरकार ने अभियान को सफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं का दमन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसलिए अब नेतृत्व किनके हाथों में आएगा? उग्र उग्रवादी राष्ट्रवादी नेताओं के हाथ में। ठीक है, इसके तहत विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया, वंदे मातरम के गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, स्वदेशी कार्यकर्ताओं को दंड एवं कारावास की सजा दी गई, अनेक स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। ठीक है, नेताओं को निर्वासन की सजा दी गई तथा प्रेस का भी दमन कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे उग्र नेतृत्व के अंतर्गत मतलब जो आंदोलन हुआ उनमें ये सारी घटना होता है। ठीक है, आप देखेंगे उग्रवादी, ठीक है, उनका कार्यक्रम क्या था? तो कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। ठीक है, 1906 में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में जो कलकत्ता में जो वार्षिक अधिवेशन होता है, इसमें कांग्रेस ने स्वराज के लक्ष्य को प्रस्तुत किया। देखिए, इनका स्वराज और उग्र राष्ट्रवादियों का स्वराज बहुत अलग था। ठीक है, स्वराज का अर्थ वह शासन पद्धति समझा जो सभी स्वशासित उपनिवेशों में प्रचलित थी। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रोत्साहन पर भी बल दिया गया। बंग भंग को उग्र विचारधारा वाले, ठीक है, बंग भंग को उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों के राष्ट्रीय चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया। सारे बंगाल में जनसभाएं हुई। ठीक है, तथा तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने कई स्थानों पर सभाओं को मतलब क्या किया? संबोधित किया। इन सभाओं में लोगों ने स्वदेशी आंदोलनों के प्रयोग तथा ठीक है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की भी मतलब क्या ली? शपथ ली। इस शपथ को व्यवहारिक रूप देने हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम भी मतलब क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। ठीक है, कई स्थानों पर विदेशी वस्तुओं का दुकानों की मतलब समझ धारणा दिया गया तथा विदेशी वस्तुओं के सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई। होली जलाने का मतलब आग जलाना। ठीक है, मतलब आग लगा दिया गया। ठीक है, एक जगह जमा किया जाता था, उसके बाद उसमें आग लगा दिया जाता था। ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार हेतु समिति बनाई गई से किसी प्रकार से स्वदेशी वस्तुओं का मतलब क्या हो? प्रचार हो। नेताओं ने लोगों से स्कूल, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, सरकारी सेवाओं, न्यायालयों, ठीक है, व्यवस्थापिका सभाओं, ठीक है, नगर पालिकाओं एवं राजकीय उपाधियों इत्यादि को बहिष्कार करने की अपील की गई। मतलब ब्रिटिश सरकार के दिया गया अगर आप कुछ भी या फिर सरकारी लाभ अगर आप कुछ भी ले रहे हो तो सबसे मतलब क्या करो? सबको मतलब क्या करो? त्याग दे दो। इस समय पे अरविंद घोष ने कहा शासन संचालन को अवरुद्ध कर दो, ऐसे किसी भी कार्य या प्रयत्न से दूर रहो जो कि जिससे इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्यों को लाभ पहुंचता हो। ठीक है, अरविंद घोष का स्टेटमेंट क्या है? शासन संचालन को अवरुद्ध कर दो। ठीक है, और ऐसे किसी भी कार्य या प्रयत्न से दूर रहो जिससे इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्यों को क्या पहुंचता हो? तो उनको लाभ पहुंचता हो। ठीक है, तथा भारत का आर्थिक शोषण मतलब क्या होता हो। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर अंग्रेजी शासन तंत्र को असफल बनाने के हेतु मतलब क्या है? आगे आए। ठीक है, उग्र राष्ट्रवादियों ने, ठीक है, उग्र राष्ट्रवादियों ने बंग भंग विरोधी आंदोलन तथा स्वदेशी अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयत्न किया। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, जिसके लिए कांग्रेस जो थे तैयार नहीं थे, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी नेता जो थे वो चाहते थे इसको जन आंदोलन के रूप में किसी भी तरह से प्रवर्तित कर दे। ठीक है, उपनिवेशी शासन से भारत को आजादी मिले। अरविंद घोष ने स्पष्ट किया राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांस है। ठीक है, जिसको प्राणवायु कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांस है, किसका स्टेटमेंट है? तो अरविंद घोष का स्टेटमेंट है। इस प्रकार गर्मपंथियों ने भारतीय स्वतंत्रता की अवधारणा को राष्ट्रीय राजनीति का मतलब क्या बना दिया? मुख्य लक्ष्य बना दिया। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है आपको। अब देखेंगे संघर्ष का स्वरूप किस प्रकार से मतलब तैयार होता था। देखिए, संघर्ष का नया स्वरूप, पहले संघर्ष का स्वरूप क्या था? लोग याचना करते थे, आवेदन देते थे, ठीक है, निंदा प्रस्ताव जारी करते थे, विदेशी सरकार के ऊपर मतलब उनकी याचना करने के ऊपर निर्भर करते थे। लेकिन अब जो था संघर्ष का एक नया स्वरूप जो तैयार होता है, जो कि उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा मतलब इस विचारधारा को प्रस्तुत किया जाता है कि किस प्रकार से संघर्ष करना है। ठीक है, उग्र राष्ट्रवादियों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान संघर्ष को एक नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने विरोध कार्यक्रमों, विचारधारा एवं रुख को एक नए आयाम से जोड़ा। उन्होंने जुझारू राष्ट्रवाद का प्रचार किया तथा नरमपंथियों की अवधारणा को पूर्णतः नकार दिया। ठीक है, मतलब नरमपंथी नेता जो थे, कांग्रेस के प्रमुख नेता जो थे, उनकी जो तरीका जो था वही याचना करने वाला, उनको पूरी तरीके से नकार दिया। और इन्होंने मतलब संघर्ष का एक अपना नया तरीका निकाला से किस प्रकार से संघर्ष करना चाहिए। उन तरीकों देखेंगे तो उग्र राष्ट्रवादियों का संघर्ष करने का कौन सा नया तरीका था। ठीक है, कांग्रेस वाला ने तो हम लोग देखा वो लोग पत्र लिखते थे, आवेदन लिखते थे, याचना करते थे। ठीक है,
ज्यादा गुस्सा हो जाते थे तो निंदा प्रस्ताव जारी करते थे, ठीक है। तो उन चीजों को त्याग करके इन लोगों ने अपना लेकर आता है, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। सबसे पहला इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के साथ साथ विदेशी वस्तु को होली जलाना, विदेश में निर्मित नमक एवं चीनी का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तु के प्रयोग वाले धार्मिक विवाह समारोह का बहिष्कार करने हेतु ब्राह्मणों से अपील करना तथा धोबियों द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार करना। मतलब इसमें तो सामाजिक स्तर के भी बहिष्कार छिपा था। मतलब वैसा शादी विवाह जहाँ पे विदेशी चीजों का प्रयोग हो रहा है, ब्राह्मणों से अपील किया गया कि भाई साहब उस शादी का बहिष्कार करो, शादी कराने ही नहीं जाओ, ठीक है। धोबी को बोला गया से अगर कोई व्यक्ति तुमको विदेशी कपड़ा धोने के लिए अगर देता तो उसको धो मत। अब ब्रिटिश लोग तो अपने से कपड़ा तो धो नहीं सकते थे, किसको देंगे, धोबी को देंगे। धोबी मतलब ब्रिटिश कपड़ा धो नहीं रहा है और विदेशी कपड़ा धो नहीं रहा, तो अंग्रेज तो थे, इससे काफी परेशान हो गए, ठीक है। जैसे कार्यक्रम शामिल है, यह कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुआ तथा इसे राजनीतिक स्तर पर अत्यंत सफलता मिली, ठीक है। तीसरा जो था जनसभाएं में विरोध प्रदर्शन। ये दोनों माध्यम इन अभियानों के दौरान अत्यंत लोकप्रिय हुए, जनसंख्या के काफी बड़े हिस्से ने इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई। तीसरा क्या था, स्वयंसेवी संगठनों का समिति का गठन किया गया। स्वयंसेवी संगठनों का समितियों का गठन किया गया। इसमें क्या था, इस अभियान में समितियां एवं विभिन्न स्वयंसेवी संगठन बनी, इन सहयोग के अत्यंत सशक्त एवं लोकप्रिय संस्थानों के रूप में उभरे, ठीक है। 12 साल में अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति, इसी प्रकार की एक अत्यंत लोकप्रिय समिति थी। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा की गई थी, एक के दत्त के द्वारा की गई थी। नाम याद रखेगा रहेगा। कहाँ पे किया गया था, तो 12 साल में किया गया। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बताएगा, अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान, सॉरी असहयोग बोल रहा हूँ, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है, स्वदेशी वन समिति, ठीक है। अब चलते साउथ में चलते हैं, ठीक है। तो साउथ में एक स्वदेशी संगम बना था जिसके नेता थे तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में बीओ चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवाय एवं कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेश संगम का गठन किया था। तो स्वदेश संगम का गठन आप लोग ध्यान में रखेंगे, नेता का नाम नहीं पूछता, पूछता कहाँ पे हुआ था, तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्वदेश संगम का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख नेता थे बीओ चिदम्बरम पिल्लई थे, सुब्रमण्यम शिवा थे, ठीक है, तिरुनवेली थे। तो ये सब के सब क्या थे, प्रमुख नेता थे, ठीक है। गठन किया जिन्हें स्थानीय जनमानस का उल्लेखित एवं प्रेरित किया। इन समितियों ने जन सामान्यों को राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। समितियों द्वारा जन जागरण है तो विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते, जिनमें व्याख्यानों का आयोजन मतलब भाषण दिया जाता था, ठीक है। स्वदेशी गीतों को गाना, ठीक है। कार्यकर्ताओं को नैतिक एवं शारीरिक परीक्षण देना, ठीक है, व्यायाम वगैरह का भी इसमें व्यवस्था किया जाता था, ठीक है। चलिए, अकाल एवं महामारी, ठीक है। अकाल एवं महामारी जैसी प्राकृतिक, ठीक है, अकाल एवं महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सामाजिक सहयोग, नए स्कूल की स्थापना एवं स्वदेशी दस्तकारी हेतु मतलब परीक्षण भी यहाँ पे इन समितियों के द्वारा दिए जाते थे। अपर कुछ स्टेटमेंट, ऊपर में हमारा कुछ स्टेटमेंट छूट गया है क्या, परफेक्शन का स्टेटमेंट, स्पेक्ट्रम का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ छूटा था क्या ऊपर में? एक था डिस्प्ले वाला 256 में। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। माइक ऑन कर लीजिए। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत है। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, बंगाल को विभाजित करने से हमें कोई लाभ, हमें कई लाभ होंगे। यदि हम अपने इस प्रमुख कंठक को विभाजित कर दे तो हमारे शासन का विरोध करने वाला एक प्रमुख निकाय स्वतः दुर्बल हो जाएगा। स्टेटमेंट किसका है, तो स्टेटमेंट गृह सचिव के पत्र में, भारत सरकार के गृह सचिव के पत्र में 1904 में रिचले ने कहा था, ठीक है। ध्यान में, किसने कहा था, तो रिचले ने कहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ध्यान में, किसने कहा था, तो रिचले का स्टेटमेंट है। क्या है रिचले का स्टेटमेंट, तो ध्यान में रखना है। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, बंगाल को विभाजित करने से हमें कई लाभ होंगे। यदि हम अपने इस प्रमुख कंठक को विभाजित कर दे तो हमारे शासन का विरोध करने वाला एक प्रमुख निकाय स्वतः दुर्बल हो जाएगा। किसका स्टेट, रिचले का स्टेटमेंट भारत सरकार की गृह सचिव के एक पत्र में 1904 में इन्होंने कहा था, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है। अब चलिए और भी कुछ स्टेटमेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। स्वराज अथवा स्वशासन, स्वराज अथवा स्वशासन सब धर्म के लिए आवश्यक है, ठीक है। स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता।
न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई उपयोगी उपलब्धि और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। किसका स्टेटमेंट है? तिलक जी का। ठीक है, किसका स्टेटमेंट है? ध्यान रखेंगे, तिलक जी का। ठीक है, ध्यान रखिए, स्वराज अथवा स्वशासन। ठीक है, स्वराज अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, और न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई उपयोगी उपलब्धि, न कोई राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। किसका स्टेटमेंट है, क्या बताएंगे? तो ध्यान रखिए किनका स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट आपका तिलक जी का है। ठीक है, स्वदेशी अपने चरमोत्कर्ष के दिनों में हमारी सामाजिक एवं घरेलू जिंदगी के चित्रों में रंगों से भर दिया जाता है। किसका स्टेटमेंट है ये, बताइए? बिल्कुल ठीक है, तो किनका स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा। तो स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये इनका स्टेटमेंट, क्या नाम है इनका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का स्टेटमेंट। फिर से एक बार पढ़िए, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? स्वदेशी ने अपने सरपंच के दिनों में हमारी सामाजिक एवं घरेलू जिंदगी के चित्रों को रंगों से भर स्वदेशी दिया। ने अपने चरमोत्कर्ष के दिनों में हमारी सामाजिक एवं घरेलू जिंदगी के चित्रों को रंगों से भर दिया। ठीक है, स्वराज आधुनिक परिस्थितियों में भारत के प्राचीन स्वरूप की स्थापना है। ठीक है, यह राष्ट्रीय महानता का सतयुग है। ठीक है, यह राष्ट्र के लिए शिक्षक एवं पथ प्रदर्शक के समान है। यह आत्म परिपूर्ण भारतीयों के वेदांतिक विचारों को राजनीतिक सिद्धांतों में प्रतिबंधित करेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसीलिए यही भारत के लिए स्वराज है जो भारत के लिए आवश्यक है। ठीक है, किसका स्टेटमेंट है? तो अरविंद घोष का स्टेटमेंट है। ठीक है, किसका स्टेटमेंट है? तो अरविंद घोष का स्टेटमेंट है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे परंपरागत में लोकप्रिय उत्सवों का जुझारू राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार में उपयोग दिया गया। ठीक है, अब कुछ ऐसे उत्सव आपको देखने को मिलेंगे जिनसे मतलब जिनका विकास तो उस समय किया गया था मुख्यतः राष्ट्रवादी विचारों के आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, जिसमें से आप गणपति उत्सव था, शिवाजी उत्सव था। ठीक है, ये दोनों का आयोजन जो था तिलक के द्वारा आपको महाराष्ट्र में आपको किया गया। ठीक है, उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने विभिन्न परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सव एवं मेलों का प्रयोग जनाधार को बढ़ाने में सामाजिक चेतना के प्रचार प्रसार में किया। मुख्यतः मेला का प्रयोग किया। मेला में क्या होता था, लोग बड़ी संख्या में आते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मेला में क्या थे, बड़ी संख्या में मतलब क्या आते थे, लोग आते थे, जिनसे मतलब क्या था, लोग जब आपस में मिलते थे तो वहाँ पे सामाजिक चेतना का सामाजिक चेतना का मतलब क्या होता था, विकास होता था, प्रचार प्रसार होता, जनाधार बढ़ने की वजह से राष्ट्रवाद का मतलब विकास का एक नया रूप आपको देखने को मिलता था। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देखोगे तिलक ने गणपति उत्सव 93 में या 95 में, कहीं कभी 94 भी लिखा होता, शिवाजी उत्सव न केवल महाराष्ट्र अपितु बंगाल में भी स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम बन गया। बंगाल में परंपरागत लोक नाट्यशालाओं का प्रयोग भी इन अभियानों को लोकप्रिय एवं सफल बनाने के लिए मतलब किया गया। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ में आत्मविश्वास या आत्मशक्ति के भावना पे बल दिया गया। इस भावना के प्रचार से राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में विश्वास की भावना को बल मिला और गांव को सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्जन्म हुआ। ठीक है, इसके तहत विभिन्न समाज सुधार कार्यक्रम एवं अभियान चलाए गए, जिनमें जाति प्रथा का विरोध किया गया, बाल विवाह पर रोक लगा दी गई, रोक लगाने की कोशिश की गई, दहेज प्रथा का विरोध किया गया, मद्य निषेध इत्यादि जो थे प्रमुख थे। मतलब इनसे क्या हुआ, तो आत्मविश्वास एवं आत्मशक्ति के भावना पे मतलब क्या मिला, बल मिला। ठीक है, ये भी एक रीजन था। तीसरा जो था स्वदेशी राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, स्वदेशी राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या था, ये भी मतलब राष्ट्रवादियों के द्वारा चलाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया। ठीक है, आई थिंक इनके ये लाला साहब के द्वारा नेशनल कॉलेज खोला गया। ठीक है, नेशनल कॉलेज खोला गया। ठीक है, अरविंद घोष इसके प्रधानाचार्य नियुक्त किए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल कॉलेज जो खोला गया, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः भूमिका नहीं निभाई थी। उनका मानना था भाई साहब जो कपड़ा जो तुम जला रहे हो, विदेशी वस्त्र जो तुम जला रहे हो, निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन में टैगोर साहब की प्रमुख भूमिका आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उग्र राष्ट्रवाद के टैगोर राष्ट्रवादी तो थे लेकिन उग्र राष्ट्रवाद का, ठीक है, ये समर्थक नहीं थे। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। तो यही रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया। अरविंद घोष इसके क्या बनाए गए थे, प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। ठीक है, और शीघ्र ही देश के अन्य भागों में नेशनल स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। क्यों की गई, क्योंकि मतलब यहाँ पे बोला गया था जो बच्चे जो पढ़ाई जो करते ब्रिटिश कॉलेज में ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते, उनको बोला गया से तुम छोड़ दो, तो छोड़ देने के बाद भी तो उनको पढ़ाई करने की आवश्यकता होगी ना। तो उसी वजह से मतलब इन जगहों पे मतलब विभिन्न प्रकार के कॉलेज स्कूलों की स्थापना की गई। और सेम कंडीशन आपको गांधी जी जब आएंगे तो असहयोग के दौरान भी आप देखेंगे तो कई जगह में विद्यापीठ वगैरह स्थापना आपको किया जाएगा, ताकि मतलब वहां पे मतलब जो बच्चे जो असहयोग के दौरान स्कूल कॉलेज वगैरह छोड़े थे उनकी पढ़ाई मतलब बाधित न हो। ठीक है,
साहित्यिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा को संगठित करने हेतु 15 अगस्त 1900 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना के पीछे उद्देश्य ये था कि साहित्यिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा को संगठित किया जाए, और इसको देखते हुए 15 अगस्त 1906 को, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। ठीक है, जिससे, ठीक है, जिससे देश भाषाओं में राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विकसित किया जा सके। समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षा के प्रचार को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई, तथा मेधावी छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने तो जापान भेजने तक की भी मतलब व्यवस्था की गई। तो जापान जाओ, वहां से मतलब क्या करो, तो शिक्षा ग्रहण करके आओ। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी जो है हम लोग कल के क्लास में करेंगे। पेज नंबर आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और यहीं से करेंगे, और यहाँ से हमारी सोच विकास होता है। ठीक है, भले ही कुछ लोगों को बोरिंग भले ही लग सकता है, लेकिन इन सारे चीजों के, इन सारे मुद्दों को समझना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप मेंस का पेपर लिख सकते हैं। बिना स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़े हुए आपका मेंस के पेपर में हिस्ट्री में लिखने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर, जो मुख्यतः राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का जो चैप्टर जो है 264 पेज का जो हमने जो लिखा है, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ कर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिए। तो कल हमारा जो क्लास जो होगा, स्वदेशी या देशज उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, पेज नंबर आपको ध्यान में रखना, 261 जो है आपका पेज नंबर है। ठीक है।